हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 11th का जो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। गाइज़, हमने इससे पहले ये देखा था कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें हमें कैसे पता लगा कि ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता लगी। तो ये साइंटिस्ट ने कुछ एस्टिमेट्स लगाए थे कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। एंड वो इन्फॉर्मेशन हमें किस सोर्सेज से मिली है, वो कुछ डायरेक्ट सोर्सेज से मिली है, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज से मिली है। एंड जिसमें हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज को भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, और आज हम इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट इसे कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे अपना। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया था कि इसमें हम क्या, एक ये पॉइंट हमें मिला था कि हम जैसे जैसे हमारी अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि आप जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे, आपका जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, यानी कि आपको भारी जो मटेरियल है वो देखने के लिए मिलेगा जितने आप डेप्थ में जाएंगे अर्थ के। ओके। और हमने ये भी देखा था कि जो मीटरॉइड्स होते हैं जो हमारी अर्थ के बाहर से आते हैं, ओके, और हमारी अर्थ में आके गिरते हैं, तो उससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि उसमें भी जो पार्टिकल्स और जो एलिमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं वो हमारी अर्थ से बहुत मिलते जुलते होते हैं, इसलिए उससे भी हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते ये हम स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था और यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज का अगर हम बात करें तो उसमें कुछ और सोर्सेज भी हैं, जैसे अब ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंड सिस्मिक एक्टिविटीज़। इनके बेस पे भी हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान पाते हैं। अब ग्रेविटेशन फोर्स इज़ नॉट द सेम एट अ डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। अब जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो देखो, जैसे हमारा अर्थ है ना, तो वो लैटिट्यूड्स जो है ना, हर लैटिट्यूड पे आपको डिफरेंट ग्रेविटेशन फोर्स देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमारा जो पोल्स वाला रीजन है, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये हमारा सेंटर हो गया, एंड ये यहाँ पर आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये इक्वेटर। अब आप यहाँ देखेंगे तो क्या होता है कि जो हमारा पोल्स है वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी अर्थ होती है वो ज्वाइड शेप की होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंटर होता है ना वो पोल्स के ज़्यादा पास होता है और इक्वेटर से ज़्यादा दूर होता है। अगर आप एरिया देखेंगे सेंटर का नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ, तो आपको वो कम दिखेगा। अगर आप यही सेंटर से अगर इक्वेटर की तरफ देखेंगे तो ये एरिया आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो नॉर्थ पोल होते हैं एंड साउथ पोल होता है वहाँ पर आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मास ऑफ मटेरियल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रेविटी वैल्यूज। जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है मास ऑफ मटेरियल का हमारी अर्थ में डिफरेंट जगह पे, वो अनइवन है, उसकी वजह से क्या होता है हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यूज़ है वो भी डिफरेंट करती है। रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस बाय मैनी अदर फैक्टर्स। ओके, ग्रेविटी को पढ़ते तो हैं, जब उसकी रीडिंग लेते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करता है। दिस रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। कभी कभी क्या होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया की ये एक्सपेक्टेड ग्रेविटी होगी, बट जब उसकी रीडिंग की जाती है तो वो डिफरेंट होती है। उसी डिफरेंट को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनॉमली कहते हैं, ठीक है। अब ये भी हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारे अर्थ पे मटेरियल पाया जाता है उनका मास जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता लग गई, ग्रेविटी हमें ऐसे हेल्प करता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक सर्वे की। मैग्नेटिक सर्वे कैसे हेल्प करता है हमें, और ये भी हमें एक तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि हमारी अर्थ के अंदर कितने मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और क्रस्टल पोर्शन में, मेंटल के अंदर, कोर के अंदर। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है मटेरियल के बारे में। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्वे तो ठीक था, वो तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बट जो पूरा चैप्टर जिस पे डिपेंडेंट है, सिस्मिक एक्टिविटी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरा इससे अर्थ को एक हम आगे पढ़ने वाले हैं, और ये इस चैप्टर को समझने के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिस्मिक एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे अर्थक्वेक में अब आपको समझ में आएगा कि सिस्मिक वेव्स का क्या रोल रहता है, ठीक है। वेव्स तो मैंने आपको बता दी, बट अब हम पढ़ने वाले हैं। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लेयर्ड
इंटीरियर। ओके, अब हम जब स्टडी करेंगे सिस्मिक वेव्स की, जब स्टडी करते हैं हम, जब अर्थक्वेक की स्टडी करेंगे तो उससे हमारी अर्थ के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आप बोलोगे सर अर्थक्वेक से कैसे मिल सकती है, सिस्मिक वेव्स वगैरह क्या होती है, तो देखो अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अर्थक्वेक से हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। अभी आप इतना समझो कि अर्थक्वेक क्या है और सिस्मिक वेव्स क्या है। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज द शेकिंग ऑफ अर्थ। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो अर्थक्वेक क्या है, हमारी अर्थ का हिलना, वही अर्थक्वेक कहलाया जाता है। ठीक है, शेक करने लगती है और वो एक नेचुरल इवेंट है। ठीक है, ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल इवेंट है जो अपने आप होता है। अब इसमें होता क्या है, अर्थक्वेक के टाइम पे होता यह है कि एक एनर्जी निकलती है। ओके, अब वो क्या करती है, वेव्स क्रिएट कर देती है जो सारी चारों तरफ मतलब कि फैलने लगती हैं। ठीक है, वही अर्थक्वेक को फिर क्रिएट करती हैं। अब मैं उसको और अच्छे से डेप्थ समझाऊं, जैसे कि आपने देखा होगा, अब हम बात करते हैं, अगर हम किसी से कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो हम उसे कोई बात बता रहे हैं और वो सुन पा रहा है, ठीक है, और रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। वो क्यों कर पा रहा है कि एक साउंड वेव काम कर रही है। ठीक है, एक साउंड वेव काम कर रही है जिसकी वजह से वो सुन पा रहा है हमारी बात को। ऐसे ही वेव्स होती हैं, ऐसे ही सिस्मिक वेव्स होती हैं। ठीक है, जो आपका ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से फिर अर्थक्वेक होता है। अब देखिए यहाँ पर व्हाई डज द अर्थ शेक, आखिर अर्थ हमारी क्यों शेक करने लगती है, हिलने क्यों लगती है। ठीक है, एकदम से। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। अब फॉल्ट मैं आपको बताऊंगा ये फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, फॉल्ट नहीं समझ में आ रहा, अभी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। अब देखिए आपको ये पता होगा कि क्रिस्टल का कौन सा वाला रीजन होता है, सबसे ऊपर वाला जो होता है लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर में आपका यहाँ पर ये क्रिस्टल रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर एक ब्रेक हो जाता है, एक फॉल्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पर रॉक्स वगैरह होते हैं वो अपोजिट मूव करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ठीक है, तो वही उस टाइम में क्या होता है, यही एनर्जी जो है एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट करती है। अब यहाँ पर लिखा दिस कॉज रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रांसफर्ड इन ऑल डायरेक्शन। अब जो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो चारों तरफ क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, किसके थ्रू, किस वेव्स के थ्रू करती है, सिस्मिक वेव्स के थ्रू। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, सिस्मिक वेव के थ्रू वो ट्रैवल करती है। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, अल्टरनेटिव इट इज कॉल्ड अ हाइपोसेंटर। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। चीज़ों को अभी हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये वर्ड्स तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। ओके, ये एक बहुत बड़ा रोल है आपको चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए, इन्हें ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये गाइस, देखो यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिख रहा है, तो फोकस क्या है, फोकस कौन सा रीजन है, ये वाला जो जहाँ से आपका अर्थक्वेक रिलीज होता है। ठीक है, जहाँ से आपकी वेव्स वगैरह रिलीज होती हैं, ये यहाँ पर देखिए, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। यहाँ पर आपका जो अर्थक्वेक है बस वो आया है, समझ लो। इट इज ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, जो सिस्मिक वेव्स की जो एनर्जी है ना वो यहीं से निकलती है। अब इसके जस्ट ऊपर जो होता है ना पॉइंट, हम उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, एपिसेंटर, जस्ट ऊपर। ओके, जहाँ पर सबसे पहले वेव्स पहुँचती हैं ऊपर, तो वो कौन सा होता है, एपिसेंटर होता है। ओके, अब देखो जाहिर सी बात है, जब वेव्स यहाँ से सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगी तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पर जो तबाही मचेगी वो सबसे ज़्यादा मचेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, जब सबसे पहले पहुंच रही है ज़मीन पे, एक एनर्जी बहुत तेज़ी में आ रही है, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ होंगी वो सब तबाह हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा यहीं पर ही डिस्ट्रक्शन होता है। फोकस को हम क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर। ठीक है, हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो ये मैं आपको दिखाना चाहता, डायग्राम से चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है। अब मैंने आपको बताया था एपिसेंटर क्या होता है, ये इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, जहाँ पर सबसे पहले वेव्स पहुँचती हैं वो होता है हमारा एपिसेंटर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए। और ये कहाँ होता है, ये होता है डायरेक्टली अबव फोकस। ओके, फोकस और इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, हाइपोसेंटर और फोकस एक ही बात है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये अर्थक्वेक वेव्स, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं, देखिए अर्थक्वेक वेव्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और उनका ही बहुत बड़ा रोल रहता है अर्थक्वेक को क्रिएट करने में, और उसकी जो डिज़ास्टर है चारों तरफ फैलाने में भी वेव्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब देखें तो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फेयर। जो भी हमारे आप अगर देखते हैं अर्थक्वेक, वो ज़्यादातर आपको लिथोस्फेयर पे ही देखने के लिए मिलेंगे, उस पर ही ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब अभी ये सबसे पहले लिथोस्फेयर कौन सा रीजन है इसके बारे में देख लेते हैं। कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। लिथोस्फेयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब अगर आपको, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 7th क्लास में, आपको पता होगा लिथोस्फेयर क्या होता है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा अर्थ का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो क्रस्ट होती है, उसका जो आप देखेंगे पोर्शन 200 किलोमीटर तक आप डेप्थ में जो जाते हैं
तो वो वाला रीजन हमारा क्या कहता है, लिथोस्फीयर कहलाया जाता है। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट हो जाता है वो दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है हमारी अर्थ की, और उसका नाम है मेंटल। ओके, तो ये आपको मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया दे दिया। और देखिए हमारी अब जो वेव्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, अब जो वेव्स मान लो हमारी लिथोस्फीयर पे आ रही हैं, ऊपर वाले सरफेस पे जो आ रही हैं वेव्स वगैरह, अब इनको रिकॉर्ड किया जाता है। उनको रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, सिस्मोग्राफ में। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ। वो रिकॉर्ड करता है हमारी वेव्स को, जो हमारे कहाँ पर रीच करती हैं, सरफेस पे, सरफेस वन लिथोस्फीयर पे जब रीच करती हैं। अब अर्थक्वेक की वेव्स जो हैं वो दो तरह की हैं, पहला बॉडी वेव्स और दूसरा सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। बॉडी वेव्स क्या है, देखो मैं आपको पहले एक एग्जांपल से यहीं पर ही आपको समझा देता हूँ बॉडी वेव्स क्या है। बॉडी वेव्स वो हैं जब फोकस पे हमारा अर्थक्वेक अकर होता है, ठीक है, जब फोकस पे ये इनमें मूवमेंट होती है, जब प्लेट्स में मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से एक यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर अर्थक्वेक आपका जब क्रिएट होता है, तो जो सबसे पहले वेव्स ऊपर पहुँचती हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी वेव्स होती हैं, जो इनसाइड ऑफ द अर्थ से आपकी जो वेव्स आती हैं। ओके, तो वो हमारी क्या होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं। अब बॉडी वेव्स में भी आपकी दो तरह की होती हैं, उसे भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। ठीक है, फोकस से जो एनर्जी आपकी निकल रही है, फोकस मैंने आपको दिखाया, फोकस कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन आपका फोकस है। फोकस को हम दूसरे नाम से ही बुलाते हैं, हाइपोसेंटर के नाम से, पता होना चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ पर लिखा है जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस। फोकस पे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे जो क्रिएट होती है वो बॉडी वेव्स कहलाती हैं। और वो बॉडी के मतलब देखें तो हमारी चारों ओर मतलब की डायरेक्शन में वो मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं हमारी बॉडी, हमारी अर्थ की बॉडी के अंदर। ओके, अब इसमें भी आपका फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपका पी वेव्स आ जाता है एंड एस वेव्स आ जाता है। पी वेव्स को हम जनरली प्राइमरी वेव्स कहते हैं। प्राइमरी वेव्स मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जो पहले आ रही हो वेव्स, जो ऐसी वेव्स जो सबसे पहले सरफेस पे पहुंच रही हो। तो इनका सबसे एक खासियत यही है कि फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस, ये सबसे पहले हमारा जो है सरफेस पे पहुंचती हैं, और बहुत तेज इनकी मतलब की गति होती है, बहुत तेज ये मूव करती हैं। और सिमिलर इनकी जो आप अगर देखेंगे फीचर्स, वो साउंड वेव से मिलते हुए हैं, सिमिलर उससे मिलती हुई है। पी वेव्स की एक और खासियत यह है कि वो तीनों मटेरियल में आपका ये ट्रैवल करती है, गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड मटेरियल हो, इन तीनों में हमारा पी वेव्स ट्रैवल कर जाती है। अब बात करते हैं एस वेव्स। एस वेव्स कौन सी होती हैं, देखो पी वेव्स और एस वेव्स में अब क्या अंतर है ये देखो। अब पी वेव्स और बॉडी वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स हमारी जो है वो है बॉडी वेव्स। अब पी वेव्स में जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगी सरफेस पे, उन्हें हम कहते हैं पी वेव्स। ठीक है, ये पार्ट किसका, बॉडी वेव्स का। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले पहुंच रही है ऊपर। और एक है हमारी एस वेव्स। एस वेव क्या हो रही है, वो थोड़ा ना लैग करके पहुंच रही है, पहुंच तो वो भी रही है ऊपर, बट उसका जो टाइम है ना वो थोड़ा लेट पहुंच रही है ऊपर। ओके, तो ये अंतर है इनमें। जो पी वेव्स है वो मूव करती है तेजी में, और वो तीनों मटेरियल में पास कर जाती है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड मटेरियल हो। बट जो एस वेव्स हैं वो अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, कुछ वक्त लगता है उसे सरफेस पे पहुंचने के लिए। कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। अब एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रेवल कर सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको इसमें कंफ्यूज कर दिया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स वगैरह अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो उसमें ये कंफ्यूजिंग डाल के क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, तो ये इतनी माइन्यूट चीज़ याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन उठता है सर पी वेव्स इतनी तेज क्यों चली जाती है और एस वेव्स इतना क्यों लेट पहुंचती है। तो इनका अगर आप देखें तो इनका पैटर्न ही कुछ ऐसा है। अगर आप पी वेव्स का पैटर्न देखें तो इसमें जो एक्सप्रेशन एंड कंपनसेशन हो रहा है, अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन एंड कंपनसेशन, तो यहाँ पर बहुत कम टाइम लैग होता है, फटाफट ये आगे बढ़ती चली जाती है, इसलिए ये मूव करती है तेजी में। और एस वेव्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पूरा वेवी लेंथ होता है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि इनमें टाइम लगता है एस वेव्स में ऊपर तक पहुँचने में। पी वेव्स की खासियत क्या है, ये तीनों में ट्रैवल कर जाती है, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो। बट एस वेव्स क्या है, वो सिर्फ एक में ही ट्रैवल करती है। पी वेव सबसे पहले पहुंचती है सरफेस पे, एस वेव सबसे लास्ट पे पहुंचती है। बट दोनों पार्ट किसका है, बॉडी वेव्स का। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बॉडी वेव्स की हम बात कर रहे हैं। बॉडी वेव्स में आपको मैंने बता दिया ये बॉडी वेव्स हो गई। अब बॉडी वेव्स जब जैसे मान लो ऊपर पहुंच जाती हैं, अब इनकी वजह से जब ये आपके रॉक्स वगैरह है उनसे अट्रैक्ट करती हैं, तो एक और पैटर्न स्टार्ट होता है वेव्स का, जिन्हें हम क्या कहने लगते हैं फिर सरफेस वेव्स। अब सरफेस वेव के बारे में अगली वीडियो में बढ़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें कि सर आप ये चीज़ अच्छी करें या फिर इस टॉपिक पर और वीडियो डालिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। और गाइस इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए रिवाइज कर लेना।